तो अब बात करेंगे यार पीवाईक्यू 2021 की एंथ्रोपोलॉजी की पीवाईक्यूज की जो बात कर ही रहे थे। पेपर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। पेपर 2 में हमने सेक्शन ए देख लिया, पेपर 2 का सेक्शन बी देखते हैं। पार्ट 1 में हमारे पास यहाँ पे 5 3 9 क्वेश्चन करेंगे यार, ठीक है। 5 3 9 होता है भाई, 5 3 8 होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। हमसे क्या पूछा गया है, शॉर्ट नोट लिखने, तो 50 वर्ड के अराउंड अर्बनाइजेशन एंड ट्रैवल इंस्टीट्यूशन के ऊपर। ओके, सो अर्बनाइजेशन एंड ट्रैवल इंस्टीट्यूशन, तो आंसर स्टार्ट कैसे करेंगे भाई। हम यहाँ पे बताएंगे कि देखो अर्बनाइजेशन क्या है या फिर ट्रैवल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, या बताएंगे। सो स्टार्ट कर सकते हैं आंसर को बाय मेंशनिंग दैट अर्बनाइजेशन रिफर्स टू व्हाट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्रपोर्शन ऑफ सोसाइटी का जो पॉपुलेशन है, जो कि कहाँ पे रह रहे हैं, सिटीज़ एंड टाउन्स के अंदर रह रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है, जो रूरल एरिया है वो एक तरह से अर्बन सेंटर्स, जो रूरल एरियाज से लोग कहाँ जा रहे हैं, अर्बन सेंटर्स के अंदर जा रहे हैं, वो हम क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन। Urbanization refers to the process by which a growing proportion of a society's population starts living into cities and towns, leading to the transformation of rural areas into urban centers. Okay, तो ये हो गया हमारे पास क्या, अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन जो है ना, ये क्या को अफेक्ट करता है, सोशल इकोनॉमिक एंड जो कल्चरल लाइफ है पीपल्स का, उसको भी अफेक्ट करता है। ऑल्सो जो ट्रैवल इंस्टीट्यूशंस है उनको भी अफेक्ट करता है। ट्रैवल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं भाई, यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। देखो यार, जो ट्रैवल कम्युनिटीज़ के अंदर है ना, जो सोशल फैब्रिक है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रैवल इंस्टीट्यूशन बोल रहे हैं। बिकॉज दे इट प्रोवाइड वो, ट्रैवल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना, उस कम्युनिटी के अंदर एक सोशल कोहेजन प्रमोट करते हैं, सपोर्ट लाते हैं। ट्राइबल institutions are an integral part of the social fabric of tribal communities, providing what, a sense of identity, social cohesion and support. ओके, हमको यहाँ पे बताना है कि जो इंस्टीट्यूशन है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं यार। किनशिप नेटवर्क, रिलीजियस एंड कल्चर प्रैक्टिस जो है, ट्रेडिशनल सिस्टम्स जो यहाँ पे लाइवलीहुड की सिस्टम जो फॉलो किए जाते हैं, वो यहाँ पे ट्राइबल इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है। सो दिस इंस्टीट्यूशन इंक्लूड traditional governance structures, kinship networks, religious and cultural practice. ओके, सो अब हम बात करते हैं कि कैसे जो रैपिड पेस है अर्बनाइजेशन का, वो कैसे ट्रैवल इंस्टीट्यूशन के लिए चैलेंजेस बनाता है यार। रैपिड पेस और urbanization is what? Urbanization as
challenge to the tribal societies. और ट्राइबल इंस्टीट्यूशन। पहला हम बात करते हैं कि कैसे जो अर्बनाइजेशन है, एक तरह से जो लोग माइग्रेट हुए हैं सिटीज़ के अंदर, है ना, किस लिए भाई, फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, है ना, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए। उससे जो ट्रेडिशनल किनशिप नेटवर्क था वो एक तरह से क्या हो गया, टूट गया है, बिकॉज जो सोशल सपोर्ट या फिर जो सिक्योरिटी मिलता था ट्राइबल कम्युनिटी का वो ख़त्म हो गया एक प्रकार से, है ना। तो जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है, बिकॉज अब लोग कहाँ पे रह रहे हैं, कुछ लोग गाँव में, कुछ लोग शहर में, सो उससे एक तरह से जो डिसीजन मेकिंग के अंदर, है ना, लॉस हुआ है हमारे पास। एंड एक तरह से कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट है वो प्रमोट नहीं हो पाया, डिफ़िकल्ट हो गया कि उसको प्रिजर्व करें एंड इसको प्रमोट करें। अर्बनाइजेशन leads to the migration of tribal people to cities in search of better employment opportunities, education and health care facilities, है ना। जिससे क्या हुआ, हमारे पास डिसइंटीग्रेशन देखने को मिला, रिजल्टिंग इन डिसइंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, ट्रेडिशनल किनशिप नेटवर्क, है ना, वीकनिंग ऑफ द कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, resulting in disintegration of traditional kinship network and loss of collective decision making process. ये पहला हमारे पास चैलेंज रहा है अर्बनाइजेशन का। यार दूसरा चैलेंज की बात करें तो देखो, जो अर्बन इन्वायरमेंट था, एक तरह से जब ट्रैवल पर इसके साथ एक्सपोज होते थे उनको एक नया सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जिससे जो उनका ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो क्या होते हैं, एक तरह से चेंज हो जाते हैं यार। फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास एक्सपोजर हुआ लोगों का मेन स्ट्रीम एजुकेशन के अंदर, उससे क्या हुआ, जो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम था, लैंग्वेजेस थे, कल्चर प्रैक्टिस था, वो क्या हो गया, इरोड हो गया, एक तरह से इरोजन हो गया उसका। So increase exposure to mainstream, ये एग्जाम्पल है भाई, अर्बन एनवायरनमेंट ऑफन expose travel to new social, culture and economic influence. एग्जाम्पल के तौर पे the increased exposure to mainstream education might lead to what,
might lead to the erosion of indigenous knowledge systems, languages and cultural practices. ओके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक जैसे अर्बनाइजेशन से क्या हो रहा है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं तो उनको कभी मार्जिनलाइजेशन या फिर डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है यार, है ना। एंड जिससे क्या होता है ना, वो जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन में और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। सो यहाँ पे ये सबसे चैलेंजेस रहे हैं, बट यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं कि डिस्पाइट दिस चैलेंजेस कुछ ट्राइबल इंस्टीट्यूशन है जिसने एक तरह से रेजिलियंस या फिर एडेप्टेबिलिटी शो किया है यार, जब अर्बनाइजेशन होते हुए भी। जैसे कि हम गोंड ट्राइब की बात कर सकते हैं, वो अपने कल्चर आइडेंटिटी को, प्रैक्टिस को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने गोंड महासभा परफॉर्म, मतलब एक तरह से प्रैक्टिस करने के लिए गोंड महासभा बनाए, जो तो सेलिब्रेट करता है फेस्टिवल्स को, डिस्कस करता है कम्युनिटी इश्यूज़ को। सो इसकी बात कर सकते हैं हम। Despite these challenges, some tribal institutions have shown resilience and adaptability in the face of अर्बनाइजेशन। एग्जाम्पल के तौर पे दी गोंड ट्राइब इन सेंट्रल इंडिया, नहीं जो गोंड ट्राइब से सेंट्रल इंडिया के has managed to preserve its cultural identity by performing Gond Mahasabhas। ओके सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो अर्बनाइजेशन है इसने चैलेंज तो फेस किया है ट्राइबल इंस्टीट्यूशंस को, बट हाँ कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने यहाँ पे रेजिलियंस भी शो किया है। सो दस टू इंश्योर दैट हमारे पास रिलेवेंस जो है ट्राइबल इंस्टीट्यूशन का बना रहे, इट इज़ एसेंशियल टू प्रमोट वर्ड इंक्लूसिव अर्बन पॉलिसीज़ हैं जो कि रिकॉग्नाइज करें एंड वैल्यू दें उन यूनिकनेस जो ये कम्युनिटीज़ रखते हैं यार। Thus, it is essential to promote inclusive urban policies that recognize and value the uniqueness of these communities and their institutions। तो इस प्रकार से हम आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था भाई, राइट अ शॉर्ट नोट इन अबाउट 150 वर्ड्स अर्बनाइजेशन ट्राइबल इंस्टीट्यूशन की बात करनी थी। हमने सबसे पहले बताया कि अर्बनाइजेशन क्या है, जो लोग जो है वो अर्बन एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं, रूरल एरियाज से, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन बोलते हैं, जिससे एक तरह से जो अर्बन सेंटर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड ट्राइबल इंस्टीट्यूशन जो है वो सोशल फैब्रिक का इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंदर, जहाँ पे उनकी आइडेंटिटी है ना, सोशल कोहेजन एंड सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एंड कुछ ट्राइबल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो जो किनशिप नेटवर्क है, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, वहाँ पे जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, जो ट्राइबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है,
ट्राइबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो विलेज काउंसिल की बात हो रही है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइबल इंस्टीट्यूशन। तो देखो अर्बनाइजेशन से क्या चैलेंजेस देखने को मिला है ट्राइबल इंस्टीट्यूशन को, तो हमने बताया कि देखो भाई जो लोग जो ट्राइबल पीपल्स हैं जब वो माइग्रेट हो रहे हैं अर्बन एरियाज के अंदर, सिटीज एंड टाउन्स की तरफ, फॉर अपॉर्चुनिटीज, व्हाट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, तो एक तरह से जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है उनके किनशिप नेटवर्क का, ट्रेडिशनल किनशिप नेटवर्क का जो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें एक तरह से लॉस हो रहा है। बिकॉज पहले तो सब मिलके जो पूरा परिवार था एक तरह से मिलके यहाँ पे डिसीजन लेता था, ट्राइबल कम्युनिटी पर मिलकर डिसीजन लेता था, बट अब वो जो है वो एक तरह से कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का लॉस हो रहा है। सेकंड, जब हमारे पास अर्बन इन्वायरमेंट के अंदर जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनको एक सोशल कल्चर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी फेस करना पड़ता है, जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को यहाँ पे इरोड कर देता है। फॉर एग्जांपल जब लोग जो थे मेन स्ट्रीम एजुकेशन की तरफ गए तो जो उनका ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम था, लैंग्वेजेस एंड कल्चरल प्रैक्टिस थे, वो एक तरह से कमजोर होते गए, इरोड होते गए। बट हाँ ये भी था कि हमारे पास ये चैलेंजेस जो फेस किए हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के, तो उसके साथ उन्होंने रेजिलियंस एंड एडेप्टेबिलिटी भी शो किया। फॉर एग्जांपल जो गोंड टाइप से सेंट्रल इंडिया ने, उन्होंने गोंड महासभा मतलब कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए है ना गोंड महासभा बनाया। सर इस गोंड महासभा में क्या होता है, वो सेलिब्रेट करते हैं अपने फेस्टिवल्स को, है ना, वो अपने फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, जो कॉमन कम्युनिटी इशूज को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, है ना। सो ये सब चीज़ की वजह से वो क्या करते हैं, कल्चर प्रिजर्वेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो इन कंक्लूजन हमने बोला कि देखो भाई ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंक्लूसिव अर्बन पॉलिसीज बनाएं, है ना, उनकी वैल्यूज़ को, उनके यूनिकनेस को हम समझें, कम्युनिटीज़ का एंड देयर इंस्टीट्यूशंस का, जिससे हम एक तरह से एक बेहतर सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। So this is all about the answer regarding the question of urbanization and tribal institution. आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथनिक मीडिया एंड सोशल अवेयरनेस की बात करनी है। एथनिक मीडिया एंड सोशल अवेयरनेस के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने हैं 150 वर्ड में। तो क्वेश्चन क्या है, एथनिक मीडिया एंड सोशल अवेयरनेस। पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय मेंशनिंग दैट कि जो एथनिक मीडिया है ये क्या है, इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट या फिर क्रूशियल रोल बोल सकते हैं कि सोशल अवेयरनेस प्रमोट करने में एथनिक मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज अमॉन्ग द एथनिक ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज़, ठीक है। एंड एथनिक मीडिया का मतलब क्या है, इट इज़ द मीडिया जो कि एथनिक नीड्स के ऊपर फोकस करता है ना, जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है उनके ऊपर फोकस करता है। सो उनके जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, लैंग्वेज है, उसको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। ओके, सो ethnic media plays a crucial role in promoting social awareness among the ethnic communities। ओके, एथनिक मीडिया है क्या ये बताएंगे यार। सो यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखाते हैं कि एथनिक मीडिया वो है क्या, सीधा एथनिक मीडिया है क्या इसकी बात करते हैं। एथनिक मीडिया इट रिफर्स टू मीडिया आउटलेट्स that cater to specific ethnic or linguistic groups, enabling them to preserve their culture, traditions and languages by providing news, information and entertainment। किसमें भाई, इन देयर नेटिव लैंग्वेज। ओके, सो एथनिक मीडिया एक तरह से जो एथनिक ग्रुप है, एथनिक लिंग्विस्टिक ग्रुप है, उनके
रिगार्डिंग ये काम करता है, मतलब उनके कल्चर को, ट्रेडिशन को एंड लैंग्वेज को प्रिजर्व करने की बात करता है। बिकॉज यहाँ पे चीज़ें क्या है, लाइक न्यूज़ है उनकी नेटिव लैंग्वेज में, इन्फॉर्मेशन उनकी नेटिव लैंग्वेज में प्रोवाइड करना है ना, एंटरटेनमेंट उनकी नेटिव लैंग्वेज में प्रोवाइड करना, जिससे क्या होता है एक तरह से सोशल अवेयरनेस लाता है वो। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि एथनिक मीडिया प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग व्हाट सोशल अवेयरनेस। सो वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ, यहाँ पे बोल सकते हैं कि एथनिक मीडिया का प्राइमरी फंक्शन क्या है, इट क्रिएट अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ethnic media is to create a sense of identity and belonging among the members of the ethnic community। ओके, एंड याद रखना ये कहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यार, जहाँ पे मल्टी कल्चर सोसाइटीज़ होते हैं वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर इंस्टेंस हम बात कर सकते हैं कि जो बहुत सारे रिलीजियस या फिर सॉरी रिलीजियस तो नहीं बोलेंगे, रीजनल लिंग्विस्टिक न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियोस हैं, टेलीविजन्स हैं, जो कि एक स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप के रिगार्डिंग लाइक मराठी, बंगाली, तमिल की बात कर सकते हैं, है ना। सो एक तरह से ये ना मतलब कल्चर प्राइड को प्रमोट करते ही करते हैं, बट जो है ना अवेयरनेस जनरेट करते हैं रिगार्डिंग लोकल इशूज, सोशल प्रॉब्लम्स एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो आसपास हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे वेरियस रीजनल एंड लिंग्विस्टिक न्यूज़पेपर, रेडियो स्टेशंस and television channel cater to specific ethnic group such as Marathi, Bengali, तमिल, और यहाँ बात कर सकते हैं पंजाबी। सो ये सब चीज़ क्या कर रहे हैं, एक तरह से इनको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देते हैं यार, है ना। एक तरह से क्या करते हैं, दिस जस्ट है ना, एक तरह से कल्चर प्राइड को तो प्रमोट करते ही करते हैं, बट जो लोकल इशूज़ है ना, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, उसको एक तरह से है ना, उसको भी एक तरह से रेस करते हैं उसके रिगार्डिंग मैटर्स को। ऑल्सो रेस वॉट कल्चरल प्राइड एंड प्रिजर्वेशन तो लाते ही हैं, इसके साथ साथ अवेयरनेस भी जनरेट करते हैं यार। अबाउट लोकल इशूज, सोशल प्रॉब्लम्स एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, है ना। और इम्पॉर्टेंट क्या है ये देखो, जो एथनिक मीडिया है एक तरह से जो कॉल्स कल्चर अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस को भी प्रमोट करते हैं यार, है ना। बिकॉज आप समझना, आप डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स की, वैल्यूज़ की, ट्रेडिशन जो है उसको, उसकी जब इंसाइट प्रोवाइड करेगा, तो एक तरह से जो स्टीरियोटाइप्स हैं या फिर है ना, जो लोग जो है किसी भी एथनिक ग्रुप के रिगार्डिंग जो मतलब एक तरह से पहले से जो स्टीरियोटाइप बन गया उसको तोड़ने में हेल्प कर देता है। सो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं दैट another important aspect of ethnic
media is its role in fostering cross cultural understanding and tolerance. ओके कैसे भाई? बाय प्रोवाइडिंग insights into the customs, values and traditions of different ethnic groups. जो एथनिक मीडिया है एक तरह से क्या करता है, जो स्टीरियोटाइप्स हैं उसको एक तरह से तोड़ता है यार. सो डिफरेंट ग्रुप्स जो और डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स ओके. एथनिक मीडिया can help break stereotypes and foster a more inclusive and compassionate society. सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि देखो यार, जो एथनिक मीडिया है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन प्रमोटिंग व्हाट, इन प्रमोटिंग सोशल अवेयरनेस एंड एक तरह से जो कल्चर अंडरस्टैंडिंग है उसको लाने के लिए मतलब एथनिक मीडिया का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है. ओके thus ethnic media is a critical element in promoting social awareness and fostering cultural understanding in diverse society. ओके सो इस प्रकार से हमने आंसर कंक्लूड किया. भाई क्वेश्चन क्या था, एथनिक मीडिया एंड सोशल अवेयरनेस की बात करनी थी. सबसे पहले तो हमने एथनिक मीडिया होता क्या है ये बताया. तो दिस आर नथिंग बट दिस आर द मीडिया आउटलेट्स जो कि एक तरह से स्पेसिफिक किसी एथनिक ग्रुप के रिगार्डिंग है ना. सो लाइक हमारे पास बात कर सकते हैं कोई ना, मतलब एक तरह से जो ऐसे लैंग्वेज में न्यूज़पेपर्स हो गए, रेडियो स्टेशंस हो गए, है ना, जो किसी पर्टिकुलर ट्रेडिशन को, कल्चर को, लैंग्वेज को रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, न्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं नेटिव लैंग्वेज में, तो वो मीडिया आउटलेट्स हो गए. सो एक तरह से आप समझना एक आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग प्रोवाइड करते हैं यार उस एथनिक ग्रुप को, है ना. जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर हमारे पास हैं, रीजनल न्यूज़पेपर्स हैं, रेडियो स्टेशंस हैं, टेलीविज़न चैनल्स हैं जो कि पर्टिकुलर लैंग्वेज के रिगार्ड पर्टिकुलर लैंग्वेज में है, लाइक बंगाली, मराठी, तमिल, पंजाबी. उस तरह से उनके कल्चर प्राइड को तो प्रमोट करते ही करते हैं, एक तरह से सोशल प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट करते हैं, लोकल जो डेवलपमेंट है, लोकल जो इश्यूज़ हैं, कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो तो उसको एक तरह से क्या करते हैं, बताते हैं हमको. और उसी तरह से क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग एंड टॉलरेंस को भी प्रमोट करते हैं, बिकॉज आप समझना डिफरेंट एथनिक ग्रुप जब इस डिफरेंट लोगों की चीज़ों के बारे में जानते हैं तो जो स्टीरियोटाइप है वो टूटता है यार, है ना. सो एक तरह से कॉम्पैशनेट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल है एथनिक मीडिया का. सो इन कंक्लूजन जो एथनिक मीडिया है बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं यार प्रमोट करने के लिए सोशल अवेयरनेस को, एंड एक तरह से कल्चर अंडरस्टैंडिंग भी लाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग द एथनिक मीडिया एंड सोशल अवेयरनेस. आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सी क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड मल्टीकल्चरलिज्म की बात करनी है अपने को. ठीक है, कल्चर डाइवर्सिटी एंड मल्टीकल्चरलिज्म. तो आंसर लिखते हैं भाई, क्वेश्चन है कल्चर डाइवर्सिटी एंड मल्टीकल्चरलिज्म. तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट जो कल्चर डाइवर्सिटी है वो क्या है.
कल्चर डाइवर्सिटी इज द वैरायटी ऑफ कल्चर एलिमेंट, जैसे कि कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, है ना, जो कि हमारे पास एक पर्टिकुलर सोसाइटी में मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कल्चर डाइवर्सिटी बोलते हैं। मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है, एक तरह से एक सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है भाई, जहाँ पे बात करते हैं अबाउट एक्सेप्टेंस एंड सेलिब्रेशन ऑफ जो कल्चरल डाइवर्सिटी है किसी भी सोसाइटी के अंदर, उसको बोलते हैं मल्टीकल्चरलिज्म। ओके, कल्चरल diversity refers to the variety of cultural elements such as customs, traditions, values, beliefs that exist within a particular society. And multiculturalism on the other hand, it is what is a social and political ideology that promotes the acknowledgement, acceptance and celebration of cultural diversity within a society। इंडिया की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे कल्चर्स हैं, है ना, मतलब एक तरह से मल्टीट्यूड ऑफ लैंग्वेजेस है हमारे पास, रिलीजन है, एथनिक ग्रुप है, वो हमारे पास कल्चर डाइवर्सिटी की एक कंपेंड करता है यार। सो एक तरह से जो डाइवर्सिटी है वो क्यों हुआ भाई, बहुत सारे हिस्टोरिकल अमलगमेशंस हुए हैं, इंडिजिनस कल्चर्स जो थे वो एक तरह से आपस में मिले, सो उसकी वजह से हमारे पास ये कल्चर डाइवर्सिटी देखने को मिला, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी रिकॉग्नाइज किया गया है डाइवर्सिटी को, बहुत सारे प्रोटेक्शन दिया गया है माइनॉरिटीज़ को, सो उसकी हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। In India, cultural diversity is evident in the multitude of languages, religions and ethnic groups जो कि प्रेजेंट हैं इस कंट्री के अंदर। एंड ये क्यों है भाई, बिकॉज ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल अमलगमेशंस हो गए, या फिर जो वेरियस इन्वेजन्स हैं, माइग्रेशन है, ट्रेड रूट से, वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई जाती है। एंड दिस डाइवर्सिटी is a result of what? Result of the historical amalgamation of indigenous culture as well as the influence of various invasions, migrations की बात कर सकते हैं। okay? हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास
इसके बारे में बताया गया है कि हमारे पास जो प्रोटेक्ट किया गया है, जो माइनॉरिटी राइट्स हैं, लिंग्विस्टिक राइट्स हैं, कल्चर एजुकेशनल राइट्स की फॉर्म में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन recognizes this diversity by providing what? Providing for the protection of minority rights, linguistic rights, and cultural and educational rights. ठीक है, एक तरह से और भी हम समझ सकते हैं कि जो मल्टी कल्चरलिज्म है ना, ये एक तरह से किस फॉर्म में भी देखा जा सकता है, जो हम प्लुरलिस्टिक या फिर जो इंक्लूसिव नेचर ऑफ हमारा सोसाइटी है, कि हम बिना मतलब जो डिफरेंट बैकग्राउंड्स होने के बावजूद भी हम एक साथ जो रहते हैं वो हमारे पास बता रहा है, या फिर जो सेलिब्रेट करते हैं हम फेस्टिवल एक साथ लाइक दिवाली, ईद, क्रिसमस, वो बता रहा है कि हमारे पास जो मल्टी कल्चरलिज्म है ना, एक तरह से इंडिया के अंदर है ना बहुत अंदर तक घुसा हुआ है। सो मल्टी कल्चरलिज्म in India can be seen in the pluralistic and inclusive nature of its society, where people from different cultural background coexist and interact with each other. एन एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं दैट वेरियस festivals celebrated across the country such as Diwali, ईद, क्रिसमस, ये बता रहा है विच आर एंजॉयड बाय द पीपल्स ऑफ ऑल द फेथ। enjoyed people of all faiths। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक हमारे पास जो इंडिया ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं टू प्रमोट मल्टीकल्चरलिज्म, लाइक नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज हो गया, या फिर हम बात कर सकते हैं जो असम के जो लैंग्वेज मूवमेंट थे जहाँ पे है ना एंटी हिंदी एजिटेशंस जो थे उसको एक तरह से वो एक तरह से चैलेंज फेस करते हैं, बट हाँ बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं गवर्नमेंट ने। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो चैलेंजेस हैं है ना, दैट इज चैलेंजेस ऑफ व्हाट, चैलेंजेस ऑफ एंटी हिंदी एजिटेशंस हो गए, या फिर जो असम का लैंग्वेज मूवमेंट है वो भी हमारे पास एक तरह से मल्टीकल्चरिज्म को एक तरह से क्या कर रही है, रोक रही है। सो बाय एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ एंटी हिंदी एजिटेशंस एंड लैंग्वेज मूवमेंट्स, कैसे बाय प्रमोटिंग, मतलब एक तरह से कैसे सुलझा सकते हैं भाई,
ये जो हमने ऊपर मेजर्स लिए हैं उसी से सुलझा सकते हैं कि कुछ उनके लिए गाइडलाइंस लेंगे, उनके लिए मेजर्स लेंगे. सो हाउएवर challenges of language movement and anti-Hindi agitations in Tamil Nadu, है ना, एक तरह से क्या कर रहा है, मल्टीकल्चरलिज्म को एक तरह से क्या कर रहा है, रोक रहा है, एक तरह से हिंडर कर रहा है उसमें. सो नीड टू बी एड्रेस, है ना, फॉर प्रमोटिंग अ मोर इंक्लूसिव सोसाइटी एंड इज वाइटल, ऐसे लिख सकते हैं, नीड टू बी एड्रेस for the sustenance of India's diverse culture fabric. India's diverse cultural fabric. तो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया. भाई क्वेश्चन क्या था, कल्चर डाइवर्सिटी एंड मल्टीकल्चरिज्म की बात करनी थी. तो हमने बताया कि कल्चर डाइवर्सिटी क्या है ना, जो कस्टम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कस्टम्स हो गए, वैल्यूज़ हो गए, ट्रेडिशंस हो गए, है ना, वो हम क्या बोलते हैं यार, कल्चर डाइवर्सिटी बोलते हैं. मल्टीकल्चरिज्म मतलब एक तरह से सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को एक्सेप्ट किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है. एग्जाम्पल के तौर पर हमने बताया कि कल्चर डाइवर्सिटी हमारे पास किस फॉर्म में है, हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेज हैं इस देश के अंदर, रिलीजन्स हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, है ना, उसके बावजूद भी हमारे पास एक साथ जो रह रहे हैं हम, वो हमारे पास क्या मल्टीकल्चरलिज्म है. और हमारे पास कल्चर डाइवर्सिटी आया क्यों भाई, बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल अमलगमेशंस, है ना, जो बहुत सारे इन्वेजन्स हुए, माइग्रेशंस हुए, जो ट्रेड सिस्टम था उससे हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट कल्चर डाइवर्सिटी जो आज हम देखते हैं वो हुए. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया यार रिगार्डिंग द लिंग्विस्टिक राइट्स, यहाँ पे दिए हुए हैं, कल्चर राइट्स दिए हुए हैं, माइनॉरिटी राइट्स दिए हुए हैं. तो ये हो गया, हमने बताया कल्चर डाइवर्सिटी की. ना मल्टीकल्चरिज्म में हमारे पास क्या है, एक तरह से जो प्लुरलिस्टिक एंड इंक्लूसिव नेचर ऑफ सोसाइटी है वो बता रहे कि हमारे पास एक मल्टीकल्चरिज्म अच्छे से फ्लरिश करता है यहाँ पे, बिकॉज बहुत सारे लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड के बावजूद भी एक तरह से एक साथ रहते हैं, एक साथ इंटरेक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल जो आपस में हमारे देश में जो डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, लाइक दिवाली, है ना, दिवाली, ईद, क्रिसमस, जैसे जो सेलिब्रेट किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एज फेथ के पीपल के द्वारा, वो बता रहे हैं कि हमारे देश में मल्टीकल्चरिज्म कितना फ्लरिश करता है. बट हाँ, हमने बोला कि देखो भाई कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि हमारे पास लैंग्वेज मूवमेंट असम के अंदर हमने देखा, एंटी हिंदी एजिटेशन जो होते हैं तमिलनाडु में, वो एक तरह से क्या कर रहे हैं, चैलेंज पोस्ट करते हैं टू दी मल्टीकल्चरिज्म. यार जब हम इसको एड्रेस करेंगे तो एक हमारे पास एक डाइवर्स जो कल्चरल फैब्रिक है इंडिया के अंदर, उसको हम क्या कर सकते हैं, है ना, प्रमोट कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं. तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसका क्वेश्चन का आंसर लिखा. क्वेश्चन क्या था, कल्चर डाइवर्सिटी एंड मल्टीकल्चरलिज्म. ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर डी क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइब एंड इंडियन सेंसस, है ना. कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइब एंड इंडियन सेंसस की बात करनी तो स्टार्ट करते हैं भाई आंसर को. यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइब है, इसका मतलब क्या है, एक तरह से ये सोशल ग्रुप है भाई जिनका कॉमन एंसेस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइब बोलते हैं, है ना. एक तरह से इनका खुद का एक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस बिलीफ होता है, ये सब चीज़ें हो गई भाई. इंडियन सेंसस की बात करें तो हमारे पास अराउंड 8.6% का जो पॉपुलेशन है वो ट्राइब्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं यार, है ना. The concept of a tribe refers to a social group that shares a common ancestry, language, culture and territory.
ओके, दे ऑफन हैव देयर ओन distinct political and economic system social organization and religious belief। एंड इन इंडिया अगर हम बात करें, इसको छोड़ो यार, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इन इंडिया अराउंड ट्राइब्स कितने हैं? ट्राइब्स आर referred to as what? Adivasis, which means original inhabitants, and they make up around 8.6% of the country's population। ओके, अगर हम बात करें कि जो इंडियन सेंसस है ये क्रूशियल रोल क्यों प्ले करता है भाई हमारे पास ट्राइबल पॉपुलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, बिकॉज ये उनके डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट को समझने में हेल्प करता है ना। द इंडियन सेंसस प्लेस अ क्रूशियल रोल इन understanding the tribal population by providing data on the demographic, social and economic aspects of the tribal population। ठीक है, अराउंड हमारे पास जो 2011 के सेंसस के अगर हम बात करें तो 700 यहाँ पे स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं यार, एंड इनका एक डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक स्टेटस एंड आइडेंटिटी है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये ट्राइबल जो इंडियन कास्ट सेंसस है ना, जो ये इंडियन सेंसस है इसको इस्तेमाल कैसे किया, बिकॉज इट प्रोवाइड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ट्राइबल लाइफ यार। उनका जो पॉपुलेशन साइज है, ट्राइबल ग्रोथ रेट कितना, लिटरेसी लेवल कितना है, ऑक्यूपेशन कैसा है। ओके, तो इसकी बात कर सकते हैं हम। The or anthropologists have used the Indian census data to study various aspects of tribal life, such as their population size, growth rate, literacy levels, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर या फिर जो सोशल कस्टम्स हैं उसको, है ना। तरह से उनके ये जो इन्फॉर्मेशन है ना वो पॉलिसी मेकर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को हेल्प करता है टू डिज़ाइन व्हाट, टू डिज़ाइन इफेक्टिव प्रोग्राम, है ना, या फिर इम्प्लीमेंट इफेक्टिव प्रोग्राम फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़।
This information is development of tribal communities. However, कुछ limitations भी हैं यार, बिकॉज ये जो डेफिनेशन ऑफ ट्राइब है ना वो चेंज होता रहा है समय के साथ. However, there are some limitations to using the census data for understanding tribes in India. पहला तो जो डेफिनेशन है definition of a tribe is not consistent across different census years and may not accurately capture the unique features of each tribal community. ओके, हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि जो अंडर रिपोर्टिंग या फिर मिस रिपोर्टिंग होती है यार ड्यू टू सोशल स्टिग्मा या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, वो भी एक दिक्कत है यहाँ पे. There is a possibility of under reporting or misreporting of tribal identity due to social stigma की बात कर सकते हैं. सो डिस्पाइट दिस लिमिटेशन कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट डिस्पाइट दिस लिमिटेशन जो यूनियन सेंसस रहा है, इट रिमेन्स एन इनवैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ट्राइबल इंडिया, है ना. फॉर एग्जांपल जो ट्राइब्स थे इन इंडिया, इसमें गोंड्स आते हैं सेंट्रल एशिया के अंदर, सेंट्रल इंडिया के अंदर जो सांथाल्स हैं. सो बाय स्टडिंग दिस ट्राइब्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं एक तरह से उनकी जो सोशल स्ट्रक्चर है, उनका जो किनशिप सिस्टम है, उनका जो रिलीजियस बिलीफ है उसको समझ सकते हैं और जो ह्यूमन डाइवर्सिटी के अंडरस्टैंडिंग में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं. सो कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट डिस्पाइट दिस लिमिटेशंस द इंडियन सेंसस remain an invaluable source of information on tribes in India. Okay, by studying these tribes, anthropologists can develop deep understanding and contribute. Thus, by studying this tribe, anthropologists contribute to the broader understanding
can contribute to a broader understanding of human diversity and cultural evolution। तो इस प्रकार से हम कंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइब एंड इंडियन सेंसस की बात करनी थी। सबसे पहले तो हमने इंट्रोड्यूस किया भाई मेंशनिंग दैट जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइब है इसका मतलब क्या समझते हैं भाई। इसका मतलब क्या, एक सोशल ग्रुप है जो कि कॉमन एंसेस्ट्री शेयर करता है या फिर एक कॉमन लैंग्वेज शेयर करते हैं, फिर एक कॉमन कल्चर या फिर टेरिटरी शेयर करता है, तो हम उसको कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, ट्राइब बोल देते हैं, है ना। हमारे पास जनरली इनको आदिवासी मतलब एक तरह से इनका खुद का एक डिस्टिंक्ट मतलब आदिवासी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, जो कि यहाँ के ओरिजिनल यहीं के रहने वाले, उनको नाम दिया आदिवासी, ठीक है। सो अराउंड 8.6% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन को ये बनाते हैं। एंड जो इंडियन सेंसस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यार इन ट्राइबल पॉपुलेशन को समझने में। इनके डेमोग्राफिक डाटा प्रोवाइड करता है, इनका सोशल डाटा प्रोवाइड करता है, इनके इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में बताता है इन ट्राइबल पॉपुलेशंस का, है ना। एंथ्रोपोलॉजी से स्टडी ट्राइबल सेंसस का स्टडी करके क्या कर सकते हैं, जो पॉपुलेशन साइज है ट्राइबल का वो कितना है, उनका ग्रोथ रेट कितना है, उनके अंदर लिटरेसी लेवल कितना है, उनका पोजीशन स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब पता कर सकते हैं। एंड ऑल्सो एक तरह से हेल्प कर सकते हैं पॉलिसी मेकर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को टू इम्प्लीमेंट व्हाट इफेक्टिव प्रोग्राम, ठीक है। सो हमने बताया कि सब चीज़ के बावजूद भी कुछ लिमिटेशंस रहे हैं यार, जैसे कि जो डेफिनेशन ऑफ ट्राइब है ये कंसिस्टेंट नहीं रहा, या फिर जो अंडर रिपोर्टिंग है, फिर मिस रिपोर्टिंग रही है ट्राइबल आइडेंटिटी का बिकॉज ऑफ द सोशल स्टिग्मा और बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हैं, है ना। तो उसकी वजह से हमारे पास चैलेंजेस रहे हैं, बट हाँ चैलेंजेस रहने के बावजूद भी डिस्पाइट दिस लिमिटेशन एक इनवेल्युएबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रहा है यार ये जो कास्ट सेंसस है या फिर जो इंडियन सेंसस है वो, बिकॉज एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया हमारे पास, है ना। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उनको हमको बताया, बिकॉज बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं लाइक द गोंड्स इन द सेंट्रल इंडिया, हमने बात की अबाउट द सांथाल इन द ईस्टर्न इंडिया, भिल्स की बात की हमने वेस्टर्न इंडिया के अंदर, उनका यूनिक कल्चर प्रैक्टिस हमको समझ आया, उनके आइडेंटिटीज़ के बारे में हमको समझ आया। तो एक तरह से जो ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग थी ह्यूमन डाइवर्सिटी की और जो कल्चरल इवोल्यूशन है उसको हमको समझने में हेल्प करता है ये इंडियन सेंसस, ठीक है। So this is all about the answer regarding the question of tribes and Indian census, concept of tribe and Indian census। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई नंबर का, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड डिप्राइवेशन की बात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यार, हमसे पूछा गया है पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड डिप्राइवेशन की। सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि है ये है क्या, है ना। पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड डिप्राइवेशन मतलब क्या समझते हो, इट इज़ एक तरह से सोशियो पॉलिटिकल प्रोसेस है भाई, जहाँ पे एक तरह से एक्नॉलेजमेंट किया जाता है या फिर राइट्स का एलोकेशन होता है ना सोशल ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, मतलब जिनका ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है सोशल ग्रुप्स का उनको ज़्यादा फायदे दिए जाते हैं, उनका ज़्यादा एलोकेशन ऑफ राइट्स होते हैं, उनको ज़्यादा रिसोर्सेज दिए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड डिप्राइवेशन। दी politics of recognition and deprivation refers to the socio-political process that determine the acknowledgement and allocation of rights, resources and representation to various social groups, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट या फिर क्रूशियल रोल प्ले करता है भाई ये जो प्रोसेस है इन शेपिंग व्हाट, इन शेपिंग द सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ अ सोसाइटी, है ना। बिकॉज आप समझना ये जो है एक तरह से लिंक्ड है यार, एक तरह से ब्रॉडर इशू ऑफ आइडेंटिटी के साथ ये लिंक्ड होते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। सो सबसे पहले तो हम बात करें कि रिकॉग्नाइजेशन एंड डिप्राइवेशन दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। किस सेंस में
दैट जो फेलियर है ऑफ एक्नॉलेज कोई डिस्टिंक्ट किसी भी आदमी को एक्नॉलेज करने का अगर फेलियर हो गया तो एक तरह से वो मार्जिनलाइज या फिर डिप्राइवेशन फेस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं जो कि हिस्टोरिकली एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन इनको फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सक्लूजन हो गया भाई, है ना। तो उसकी बात करेंगे हम। रिकॉग्नाइजेशन एंड deprivation are interrelated in the sense that the failure to acknowledge the distinct identity, culture and rights of certain group often leads to what? Often results in marginalization and deprivation. ओके, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर सकते हैं जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर सकते हैं। है ना, जो कि हिस्टोरिकल जो डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने फेस किया है उसकी वजह से एक डिसएडवांटेज पोजीशन में रह गया भाई। In India have faced what? Historical discrimination and exclusion leading to what? Leading to their social, economic and पॉलिटिकल डिसएडवांटेज। सो ये हमने बात की। सिमिलरली ये तो हो गया पॉलिटिक्स ऑफ हमने बोला पॉलिटिक्स ऑफ डिप्राइवेशन की बात की। एक होता है यार पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, है ना, एक तरह से किस कॉन्टेक्स्ट में होता है, एक सेपरेट स्टेटहुड जो डिफरेंट डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज जो हैं, लिंग्विस्टिक ग्रुप जो है अपना एक अलग पार्ट मांग रहे हैं। जैसे कि आप बात करें तेलंगाना जो 14 में अलग जो हो गया आंध्र प्रदेश से अपना एक अलग आइडेंटिटी के लिए, तो एक तरह से उससे वो अपने लिए ऐसा क्यों मांगा? बिकॉज हिस्टोरिकली वो रिसोर्सेज उसको नहीं मिले, उतने डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है। दिस इज अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। सिमिलरली द पॉलिटिक्स ऑफ recognition can also be seen in the context of the demands for separate statehood by various ethnic and linguistic group in इंडिया। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं अबाउट दी फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना एज अ सेपरेट state in 2014 was a result of the long-standing demand for recognition
of the distinct cultural and economic identities of the region. ओके, सो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार, लाइक हमारे पास पॉलिटिक्स ऑफ जेंडर रिकॉग्नाइजेशन डेप्राइवेशन की बात कर सकते हैं, वो भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल आप बात करेंगे अबाउट दी वुमेन का, या फिर आप बात कर सकते हैं मूवमेंट सच एज फेमिनिज्म या फिर LGBTQ+ एक्टिविज्म, एक तरह से वो एमर्ज होते हैं फॉर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ देयर राइट्स एंड इक्वल स्टेटस इन द सोसाइटी। Moreover, the politics of gender recognition and deprivation also play a significant role in shaping the social fabric play a significant role in shaping the social fabric of a society। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट दी movements such as और फेमिनिज्म मूवमेंट और LGBTQ+ एक्टिविज्म। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स है ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड डेप्राइवेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर एसेंशियल रोल प्ले करता है यार, जो कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले होता है ना पर आइडेंटिटी, पावर, जस्टिस किसी भी सोसाइटी के अंदर। सो एज अ सिविल सर्वेंट इसमें क्या है भाई, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है पॉलिसी मेकर्स को, तब जाके इसको अच्छे से एक तरह से गवर्नेंस में हेल्प करेगा यार, एंड एक इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट जितने भी सोशल ग्रुप्स है उसमें भी हेल्प करेगा। सो यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट दस द politics of recognition and deprivation are essential for understanding the complex interplay of identity, power and justice in any society। ओके, सो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था यार, क्वेश्चन था पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड डेप्राइवेशन की बात करनी थी, तो हमने इंट्रोड्यूस किया हमारे आंसर को बाय मेंशनिंग दैट ये है क्या, ये पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड डेप्राइवेशन है क्या। एक तरह से ये सब एक तरह से ये सोशियो पॉलिटिकल प्रोसेस है यार, जिसमें कुछ लोगों को एक तरह से राइट्स मिलते हैं, रिसोर्सेस मिलते हैं, रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं, ये हो गया रिकॉग्नाइजेशन। डेप्राइवेशन में हमारे पास कुछ लोग अलग हो जाते हैं एक प्रकार से। तो रिकॉग्नाइजेशन एंड डेप्राइवेशन का ये जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, बिकॉज आप समझना कुछ लोगों का सर्टेन ग्रुप्स होते हैं, कुछ उनका कल्चर होता है, कुछ उनका आइडेंटिटी होता है, अगर हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते तो उससे क्या होता है, उनका मार्जिनलाइजेशन एंड डेप्राइवेशन होना हो जाते हैं यार वो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की बात कर सकते हैं, जिन्होंने एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन, जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हुआ, जो एक्सक्लूजन हुआ, उससे एक तरह से वो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली डिसएडवांटेज पोजिशन में चले गए यार। सो एक तरह से हमने बताया पॉलिटिक्स ऑफ डिप्राइवेशन की बात की ना। जो पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन है ना, जो पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन है वहाँ पे हमने बात की कि देखो कुछ लोग होते हैं जैसे कि अपना सेपरेट स्टेटहुड मांगते हैं, अपना खुद का एक एथनिक एंड रिलीजियस ग्रुप के लिए एक अलग पहचान मांगते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना यार, जिनको एक अलग रिकॉग्नाइजेशन दिया गया, जो उनका डिमांड था उसको फुलफिल किया गया 2014 के अंदर, क्योंकि वो मानते थे कि अपना एक कल्चर, बिकॉज उनका जो कल्चर एंड इकोनॉमिक आइडेंटिटी था वो खत्म हो रहा था एक प्रकार से, तो उन्होंने डिस्टिंक्ट कल्चर एंड इकोनॉमिक आइडेंटिटी की वजह से खुद का एक सेपरेट स्टेट मांगा। सो ये हमने बताया, दिस इज अबाउट दी पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। सो हमने बताया कि देखो भाई इसके अलावा भी हमारे पास जेंडर रिकॉग्नाइजेशन एंड डेप्राइवेशन के पॉलिटिक्स होते हैं, जिसमें हम फेमिनिज्म मूवमेंट की बात कर सकते हैं, LGBTQ+ एक्टिविज्म की बात कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यार, जो सोशल फैब्रिक है किसी भी सोसाइटी में उसको शेप करने के लिए।
सो इन कंक्लूजन हमने बोला कि जो पॉलिटिक्स ऑफ डिप्राइवेशन है, रिकॉग्नाइजेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, किस लिए? फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स जो इंटरप्ले होता है पावर, आइडेंटिटी एंड जस्टिस, ठीक है, जो पावर, आइडेंटिटी एंड जस्टिस का जो इंटरप्ले होता है उसको समझने के लिए जो पॉलिटिक्स ऑफ डिप्राइवेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस प्रकार से हमने आंसर कंक्लूड किया यार रिगार्डिंग दी पॉलिटिक्स ऑफ डिप्राइवेशन एंड रिकॉग्नाइजेशन। सो ये हमने 5 जो शॉर्ट नोट देखे थे सेक्शन बी के अंदर पेपर 2 ऑफ 2021 वो हमने देखा। इसके बाद हम 3 क्वेश्चन और देखेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से क्या है? डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑन द लाइवलीहुड एंड कल्चर ऑफ द ट्राइबल पीपल इन इंडिया। हमको इम्पैक्ट की बात करनी है, इम्पैक्ट ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं भाई आंसर को। क्वेश्चन क्या है भाई? डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑन द इंडिविजुअल सॉरी ऑन द लाइवलीहुड एंड कल्चर ऑफ द ट्राइबल पीपल इन इंडिया। सबसे पहले तो हम बताएंगे कि देखो भाई ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है इसको और किस नाम से जानते हैं? शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर्स एक्ट बोलते हैं। उसको क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था या फिर इनेक्ट किया था? एक तरह से जो हिस्टोरिकली इनजस्टिस जो ट्राइबल पीपल को फेस करना पड़ा था उसके रिगार्डिंग, बिकॉज इट एक्ट एम टू रिकोगनाइज व्हाट, जो फॉरेस्ट राइट है ना, वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को देने की बात करता है ना। सो जो वहाँ पे जनरेशन से रह रहे हैं है ना, उसको यहाँ पे ट्राइबल राइट्स देने की बात करता है ये एक्ट। सो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इसको FRA भी बोलते हैं, और 2006 एम्ड टू recognize and West forest rights and occupation in forest land to these communities who have been residing in such forest for generations, but this right could not be recorded. तो अगर हम बात करें जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसका इम्पैक्ट की बात करें, इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑन लाइवलीहुड, लाइवलीहुड ऑफ व्हाट, जो ट्राइबल पीपल हैं उनके, पहले तो हमारे पास जो उनका एक्सेस टू रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है यार, बिकॉज एक तरह से उनके जो राइट्स हैं हमारे पास टू कलेक्ट, यूज़ या फिर जो मैनर फॉरेस्ट राइट्स को डिस्पोज करने की जो पावर है वो उनको मिला है यार, है ना। FRA give legal rights to collect, use and dispose of manure first produce, okay, such as fruits, nuts, seeds and other medicinal plants that were traditionally cutted by them. और क्या भाई, जो लाइवलीहुड था उस, है ना,
उसके अंदर कैसे इम्पैक्ट लाया, पहले तो एक्सेस टू रिसोर्सेज, दूसरा हमारे पास बात कर सकते हैं इनको जो ट्राइबल्स हैं उनको ओनरशिप राइट्स एंड कल्टीवेशन की रिगार्डिंग चीज़ें दी गई, उनको रिकॉग्नाइज किया, बिकॉज ये एक्ट जो है एक तरह से ये ट्राइबल पीपल को बोलता है कि आप अपने खुद की ज़मीन पे क्या कर सकते हो, कल्टीवेट कर सकते हो जहाँ पे आप बहुत पहले से रह रहे हो। तो एक तरह से जो ट्राइबल फैमिलीज़ हैं उनको है ना फूड सिक्योरिटी और इनकम जनरेशन में भी हेल्प किया यार। लीडिंग टू improved food security and income generation। और क्या किया भाई, एक तरह से कम्युनिटी राइट्स प्रोवाइड किए है ना, जिससे वो एक तरह से मैनेज कर सकते हैं उनकी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स को, है ना, उसको रिजनरेट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए, फॉर एग्जांपल जो मैनेजमेंट था ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, है ना, उससे क्या हुआ, एक तरह से वो कोऑपरेटिव से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स उन्होंने बनाया जिससे एक तरह से एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन पाया यार। ओके the management of minor forest produce has led to the establishment of cooperatives and self-help groups। ओके तो ये हो गया, हमने लाइवलीहुड के ऊपर इम्पैक्ट देखा है एफआरए का। एंड नाउ इम्पैक्ट ऑफ एफआरए ऑन कल्चर। ओके देखते हैं इनको कल्चर आइडेंटिटी प्रोवाइड किया यार जो एफआरए था। कैसे कल्चर आइडेंटिटी प्रोवाइड किया, है ना, उनकी जो एंसेस्टर लैंड था, है ना, उनको यहाँ पे उन पे कल्टीवेट करने की एबिलिटी दी। सो रिकॉग्नाइज ट्राइबल राइट्स ओवर देयर सिस्टर लैंड एंड रिसोर्सेस। एक तरह से उनको सेक्रेट ग्रुव, है ना, एक कल्चरल साइट्स प्रोवाइड किया यार, है ना, जो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्राइबल्स का, कि उनका जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए जो सेक्रेट ग्रुप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो द एक्ट ऑल्सो recognize the rights of tribal people to protect their sacred groups, burial grounds and other significant sites within the forest। ओके एक तरह से, और एक तरह से आप समझना कि
कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को ये क्या कर रहा है ना, प्रमोट कर रहा है ना। एक तरह से जो डिस्प्लेसमेंट कर दिए थे ट्राइबल पीपल्स को, उसके रिगार्डिंग ये रेजिलियंस प्रोवाइड कर रहा है। सो रेजिलियंस अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट है ना। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि कैसे जो एक्ट था इट हेल्प इन प्रिजर्विंग व्हाट कल्चरल कंटिन्यूटी एंड जो रिस्क था कल्चर इरोजन का उसको क्या किया भाई, कम किया। बिकॉज जनरली जब माइग्रेट कर दिया जाता था ट्राइबल पीपल्स को, उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता था, तो जो उनका ट्राइबल कल्चर था वो इरोड हो जाता था यार। द एक्ट हेल्प्ड प्रिजर्विंग ट्राइबल cultural continuity and reduce the risk of cultural erosion due to displacement and migration। ओके, सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे जैसे बहुत सारे ट्राइब्स हैं जिनको सपोज करो हम बात करते हैं अपनी जो डोंगरिया कौन ट्राइब थे उड़ीसा के अंदर है ना, वो एक तरह से जो न्यामगिरी हिल्स के अंदर जो रहते थे है ना, उनको एक तरह से माइनिंग प्रोजेक्ट की वजह से डिस्प्लेस कर दिया जा रहा था, बट जो FRA था उनको वो राइट्स दिया। सो एक तरह से वो अपने लाइवलीहुड को मेंटेन कर पाए यार, है ना, उनके जो कल्चर आइडेंटिटी थी वो उतना थ्रेटन नहीं हुआ। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि जो FRA था इसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा है यार लाइवलीहुड एंड कल्चर ऑफ ट्राइबल पीपल के अंदर। सो ये बोल सकते हैं कि दिस एक्ट हैज़ इनेबल्ड कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं प्रिजर्व कर पाए उनके ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को, प्रोटेक्ट कर पाए उनके कल्चर हेरिटेज को, है ना, एंड उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर पाए, जिससे उनका ग्रेटर एक्सेस हो जाएगा किसके फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर। सो कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट दस द Forest Rights Act 2006 has had significant impact on the livelihood and culture of tribal people in India by legally recognizing their rights over forest resource and land। तो इस प्रकार से हमने कंक्लूड किया भाई। क्वेश्चन क्या था है ना, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑन द लाइवलीहुड एंड कल्चर ऑफ द ट्राइबल पीपल। तो हमने बताया कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट था है ना, वो फॉरेस्ट राइट को रिकोगनाइज करता है, ऑक्यूपेशन जो वो फॉलो करते हैं उसको एक तरह से रिकोगनाइज करता है, एंड जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं कम्युनिटीज़ जो फॉरेस्ट लैंड में रह रहे हैं उनको एक तरह से राइट्स प्रोवाइड करता है जनरेशन से जो रह रहे हैं उनको। अगर इम्पैक्ट की बात करें FRA का लाइवलीहुड के अंदर, तो एक तरह से ये जो एक्सेस है रिसोर्स को उसको लीगल राइट्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक फ्रूट्स, नट्स, सीड, मेडिसिनल प्लांट, उनको एक तरह से कलेक्ट करने की पावर देता है, यूज़ करने की पावर देता है, डिस्पोज करने की पावर देता है FRA, है ना, उनको ओनरशिप एंड कल्टिवेशन राइट्स देता है भाई। एक तरह से जो फिर ओनरशिप एंड कल्टिवेशन राइट देने से फूड सिक्योरिटी मिल जाता है, उनको इनकम जनरेशन हो जाता है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है FRA, बिकॉज है ना, अगर आपने फॉरेस्ट राइट उनको दे दिया तो वो एक तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज एस्टेब्लाइज कर सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप एस्टेब्लाइज कर सकते हैं, जिससे एक तरह से अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम भी वो उनको जनरेट हो सकता है यार। और हमने बताया कि FRA का कल्चर पे क्या इम्पैक्ट रहा है, तो एक तरह से उसने कल्चर आइडेंटिटी प्रोवाइड की, बिकॉज उनके जो एंसेस्ट्रल लैंड थे, रिसोर्सेज थे, उसको रिकॉग्नाइज किया इसने, है ना। एक तरह से सेपरेट ग्रुप जो थे उनके सेक्रेट ग्रुप्स थे,
बड़े ग्राउंड्स थे, है ना, जो सिग्निफिकेंट साइज थे फॉरेस्ट के अंदर, उसको तरह से क्या किया, आप प्रिजर्व करने की बात की यार, है ना। रेजिलियंस ना, जो डिस्प्लेसमेंट होता था, लोगों को माइग्रेट कर दिया था, तो बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट्स की वजह से उसको एक तरह से यहाँ पे प्रिजर्व करने की बात की, है ना, कल्चर कंटिन्यूटी को प्रिजर्व करने की बात की, और जो कल्चर इरोजन हो जाता था डिस्प्लेसमेंट की वजह से, है ना, माइग्रेशन की वजह से, उसको कम करने की बात की फॉरेस्ट राइट एक्ट ने। सो इन कंक्लूजन एक तरह से बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रहा है यार इसका लाइवलीहुड एंड कल्चर ऑफ द ट्राइबल पीपल्स के अंदर, बिकॉज इसने लीगली रिकॉग्नाइज किया उनके राइट्स को, है ना। और ये भी बोल सकते हैं कि इनका एक तरह से आप समझना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है ट्राइबल प्रैक्टिस को प्रिजर्व करने में, कल्चर हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने में, और जो ओवरऑल लाइवलीहुड है ट्राइबल्स का उसको इम्प्रूव करने में। सो एक तरह से बेटर एक्सेस हो जा रहा है उनको, बेटर कंट्रोल हो जा रहा है फॉरेस्ट रिसोर्सेज का। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, आंसर कंक्लूड किया रिगार्डिंग द एफआरए, इम्पैक्ट ऑफ एफआरए ऑन द ट्राइबल कल्चर एंड व्हाट, ट्राइबल कल्चर एंड व्हाट, ट्राइबल कल्चर एंड लाइवलीहुड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर बी क्या है, एग्जामिन द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर माल न्यूट्रिशन इन ट्राइबल इंडिया। हमको बात किसकी करनी है यार, है ना, फैक्टर्स जो कि माल न्यूट्रिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं ट्राइबल इंडिया के अंदर, वो हमको बताना है। एंड इंटरवेंशंस बताने हैं दैट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं भाई आंसर को। क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द माल न्यूट्रिशन इन द ट्राइबल इंडिया एंड सजेस्ट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम। तो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लाइक सोशल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, है ना, पॉलिटिकल फैक्टर्स, उसकी बात करेंगे यार, एंड कुछ इंटरवेंशंस हैं उनकी बात करेंगे। सो माल न्यूट्रिशन क्या है भाई, है ना, एक तरह से समझना, है ना, जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उसको हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। एंड बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करता है यार, उनके हेल्थ एंड वेलबींग को अफेक्ट करता है। एंड इसके अंदर हमारे पास फैक्टर्स जो है वो सोशल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक हैं, पॉलिटिकल हैं। फेस्ड बाय ट्राइबल पॉपुलेशंस इन इंडिया affecting the health and well-being of millions of individuals। ठीक है, सो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर माल न्यूट्रिशन फॉर माल न्यूट्रिशन, पहला क्या है, सोशल फैक्टर्स। एंड सोशल फैक्टर्स में हमारे पास बात कर सकते हैं अबाउट पोवर्टी, है ना, कल्चर, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, एग्जाम्पल के तौर पे सर्टेन ट्राइब्स, प्रेग्नेंट वुमेन जो थे, एक तरह से उनको प्रोटीन रिच डाइट कंज्यूम करने से क्या किया जाता है, रोका जाता है, जिससे एक तरह से मैटरनल माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है यार। लीडिंग टू व्हाट, मैटरनल माल न्यूट्रिशन। सो ये हो गए सोशल फैक्टर्स। अगर हम अब इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करें, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर हमारे पास जो लिमिटेड एक्सेस है टू द मार्केट, है ना, बिकॉज दैट्स वाई इनके पास जो न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता, लिमिटेड एक्सेस
टू मार्केट, जिससे क्या होता है, लीडिंग टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, लैक ऑफ ज़्यादा नहीं लिखते हैं, छोटा करके लिखते हैं इसको, ठीक है, ज़्यादा पढ़ाई कड़ा करने से दिक्कत हो जाएगा। लिमिटेड एक्सेस टू मार्केट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, और क्या है भाई, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर हम क्लाइमेट चेंज की बात कर सकते हैं, या फिर लैंड डिग्रेडेशन एंड डिफोरेस्टेशन जो हो रहा है उससे भी खाने की कमी हो जा रही है यार। लैंड डिग्रेडेशन लीडिंग टू डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेस, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो न्यूट्रिशियस फूड है उसका प्रोडक्शन कम हो जा रहा है, प्राइस बढ़ जा रहा है, तो फूड शॉर्टेज हो रहा है यार। क्लाइमेट चेंज, फूड शॉर्टेज एंड इंक्रीज फूड प्राइस। कुछ इन्वायरमेंटल के साथ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स के अंदर हम बात कर सकते हैं लाइक हमारे पास इनसफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स यार, है ना, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस डिपार्टमेंट, या फिर इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन, inefficient implementation of government schemes due to lack of coordination, inadequate infrastructure and corruption। सो गवर्नमेंट ने कुछ इंटरवेंशंस लिए हैं यार टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन। सो इंटरवेंशंस की बात करें पहले हम बात कर सकते हैं अबाउट इन्होंने जो न्यूट्रिशियस प्रोग्राम है उसको इन्हांस किया है भाई, उसका इम्प्लीमेंटेशन लाइक हम जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, मिड डे स्कीम के जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है उसकी बात कर सकते हैं। एनहांस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, एग्जाम्पल के ICDS एंड मिड डे मील स्कीम, ना जो एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विस है उसको बढ़ाया है बाय सेटिंग व्हाट ना प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन द ट्राइबल एरियाज, इम्प्रूव एक्सेस टू healthcare services by setting primary health centers in tribal areas। एक तरह से प्रमोट किया है भाई अवेयरनेस एंड एजुकेशन रिगार्डिंग, है ना, यहाँ पे जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है चाइल्ड का उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है भाई, मतलब बहुत सारी चीज़ों का। सो एक तरह से अवेयरनेस एंड एजुकेशन जनरेट किया रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड सैनिटेशन।
और भी बहुत सारी चीज़ें की है गवर्नमेंट ने, लाइक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया है, एक तरह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया है ना, लैंड राइट्स की इशू को यहाँ पे है ना एक तरह से सॉल्व किया है। सो इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं दैट बाय एड्रेसिंग द इशूज ऑफ माल न्यूट्रिशन इन इंडिया, हम एक तरह से जो मल्टी फैसेटेड अप्रोच को अपना के कर सकते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, पॉलिटिकल फैक्टर्स को सुलझा सकते हैं। सो कंक्लूड करेंगे by mentioning that by implementing a targeted intervention and ensure the effective implementation of government scheme, it is possible to improve the nutritional status of the tribal population in India. So यहाँ पे कंक्लूड करेंगे by mentioning that thus by implementing targeted interventions and ensuring the effective implementation of government schemes, it is possible to improve the nutritional status of tribal population in India. ओके, सो इस प्रकार से हम कंक्लूड कर सकते हैं आंसर को। क्वेश्चन क्या था भाई? क्वेश्चन था एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर माल न्यूट्रिशन इन ट्राइबल इंडिया, बिकॉज पेपर 2 इज ऑल अबाउट ट्राइबल इंडिया यार। सो इसके इंपॉर्टेंट है चीज़ों को समझना हमारे पास। एग्जामिन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर माल न्यूट्रिशन इन ट्राइबल इंडिया एंड सजेस्ट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड टू ओवरकम द प्रॉब्लम। तो हमने बताया कि देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम है यार, वेलबींग को अफेक्ट करता है यार बहुत मिलियंस सब, बिकॉज 8.6% जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है हमारे पास। सो जो फैक्टर्स हैं माल न्यूट्रिशन के लिए वो हमने बताया, लाइक सोशल फैक्टर के अंदर पॉवर्टी हो गया, कल्चर, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस हो गए, है ना। इकोनॉमिक फैक्टर्स में जो लिमिटेड एक्सेस है टू द मार्केट, जहाँ पे उनको फूड ठीक से नहीं मिल पा रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या हो रहा है यार, है ना। और एक तरह से उनकी जो डेली वेजेस है वो है कम हो रही है, तो एक तरह से उनको स्टेबल या फिर वेल पेइंग जॉब्स नहीं मिल रहे हैं, उसको खरीद नहीं पा रहे हैं हाई न्यूट्रिशियस फूड, और जो कंजम्पशन पैटर्न उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी है, लाइक लैंड डिग्रेडेशन की वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फॉरेस्ट रिसोर्स कम हो जा रहा है, तो उनको खाने की कमी हो जा रही है ना। और भी बोल सकते हैं कि है ना खाने की कमी हो जा रही है, फ्यूल की कमी हो जा रही है। तो क्लाइमेट चेंज है ना अभी एक प्रॉब्लम, बिकॉज इससे फूड शॉर्टेज हो रहा है, फूड प्राइस बढ़ जा रहा है फूड शॉर्टेज की वजह से। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी है, लाइक इनएफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, गवर्नमेंट स्कीम्स का ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, बिकॉज कोऑर्डिनेशन जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की उसकी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है यार, है ना। करप्शन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इंटरवेंशंस लिए हैं यार जो इस माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को ठीक कर पाए, लाइक जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था ठीक से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया। न्यूट्रिशन फूड प्रोग्राम लाइक द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS, जो मिड डे मील स्कीम है उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किया यार ट्राइबल एरियाज़ के अंदर। और क्या एक तरह से एक्सेस जो था हेल्थ केयर सेंटर के अंदर उसको बढ़ाया, लाइक बाय सेटिंग द प्राइमरी हेल्थ केयर इन दी ट्राइबल एरियाज, है ना। एक तरह से एडुकेट मेडिसिन सप्लाई किया, है ना। जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स है उसको अच्छे से ट्रेन किया, है ना। हमारे पास अवेयरनेस भी जनरेट किया यार रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, है ना, हाइजीन, सैनिटेशन और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो मतलब बढ़ावा दिया। लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाने के लिए वहाँ पे क्या किए, स्किल्स डेवलपमेंट किए, है ना। एंड एक तरह से जो परचेसिंग पावर पैरिटी था उसको बढ़ाने की कोशिश की यार, है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग देके, है ना। वो जो लैंड राइट्स इशूज थे जिसकी वजह से एक तरह से उनको सिक्योरिटी नहीं मिल पा रही थी, मतलब कंटिन्यूस इनकम जनरेट नहीं हो रहा था, उसको एक तरह से यहाँ पे बढ़ावा दिया कि लैंड राइट्स को यहाँ पे इनको दिया जाए, है ना। तरह से इनकम जनरेट होगा इस एक्टिविटीज़ से। सो इन कंक्लूजन हमने बताया कि देखो भाई अगर हम इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करते हैं इस स्कीम्स को और टारगेट इंटरवेंशन करते हैं तो हमारे पास क्या कर सकते हैं, जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको सुलझा सकते हैं और एक न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ा सकते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन का। सो इस प्रकार से हमने आंसर कंक्लूड किया यार रिगार्डिंग दी माल न्यूट्रिशन इन ट्राइबल इंडिया एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर माल न्यूट्रिशन एंड द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। दिस इज ऑल अबाउट द आंसर। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर C क्या है, डिलिनेट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फर्टिलिटी इन ट्राइबल और इन इंडियन पॉपुलेशन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फर्टिलिटी की बात करनी है भाई। सो क्वेश्चन क्या था, डिलिनेट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फर्टिलिटी इन इंडियन पॉपुलेशन। तो हम आंसर को स्टार्ट करते हैं भाई बाय मेंशनिंग फर्टिलिटी है क्या। फर्टिलिटी रिफर्स टू नथिंग बट इट इज एन एक्चुअल रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस, ठीक है।
fertility is the actual reproductive performance of a woman ठीक है। एंड जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं फर्टिलिटी को उसकी बात करें तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फर्टिलिटी के अंदर हमारे पास बात कर सकते हैं अबाउट दी बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें हमारे पास क्या आता है, एज ऑफ मेनार्क एंड मेनोपॉज, ओके है ना, जो कि क्या होता है भाई, एक तरह से जो पीरियड बिटवीन टू इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव स्पैन, जहाँ पे मेनार्क जो है वहाँ पे एक तरह से आने को बोलते हैं, मेनोपॉज को जाने को बोलते हैं, क्या जो रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है, फिर जो मेंसेस है वो। दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, तीसरा क्या है भाई हमारे पास, कॉन्ट्रासेप्शन एंड इंड्यूस अबॉर्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का जो यूज़ है वो भी अफेक्ट करता है, एंड आप अबॉर्शन करा कैसे रहे हो वो भी यहाँ पे अफेक्ट करता है किसको, फर्टिलिटी को। तो ये हो गया बायोलॉजिकल फैक्टर्स यार। अगर हम सोशियो इकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास न्यूट्रिशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर यार, बिकॉज आप समझना है ना, जो क्रोनिक मालन्यूरिश्ड पीपल्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक तरह से अर्ली मेनोपॉज आता है, एंड जिसकी वजह से फर्टिलिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है यार। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ट्राइबल एरियाज़ की बात कर सकते हैं, लाइक क्रोनिक माल न्यूट्रिशन जो कि हमको देखने को मिलता है इन दी सहरियास, जो कि मध्य प्रदेश में रहते हैं, सहरिया ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ led to early menopause and thus lower fertility. Okay, न्यूट्रिशन इज एन डिटरमाइनिंग फैक्टर यार। एज ऑफ मैरिज भी एक इम्पॉर्टेंट सोशो इकोनॉमिक फैक्टर है ना। फॉर एग्जांपल केरला के अंदर हम बात करते हैं कि जो मतलब लोग हैं जो जनरली वहाँ पे क्या करते हैं, लेट में मैरी करते हैं, जिससे कि जो फर्टिलिटी का जो पीरियड है, जो फिकर्डिटी का पीरियड है वो क्या होता है यहाँ पे कम हो जाता है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी कम हो जाती है यार। है ना। ये सिंपल जो इफेक्टिव एज ग्रुप होता है अराउंड 15 टू लेके 49 तक, वो यहाँ पे लूज हो जाता है यार। सो दिस इम्प्लाइज लोअर फर्टिलिटी रेट। क्योंकि एज ऑफ मैरिज है ना, यहाँ पे ये भी डिटरमाइन करता है। तीसरा हम बात कर सकते हैं अबाउट दी सोशल कस्टम्स यार, ये भी हमारे पास फर्टिलिटी को अफेक्ट करते हैं। ओके सो जैसे कि हमारे पास जो पैट्रियार्कल माइंडसेट होता है एक तरह से, है ना, जब तक मेल ना मिल जाए तब तक बच्चे करते रहना चाहिए, तो उससे वो भी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है यार।
है ना। यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट इलिटरेसी एंड सुपरस्टिशन, जो कि ऑल्सो अफेक्ट करता है यार, बिकॉज एक तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव अगर आप यूज़ करते हो तो एक तरह से नेचुरली ना, मतलब कहीं कहीं पे ना कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करना एक तरह से एंटी नेचुरल माना जाता है उसको, कभी कहीं पे सुपरस्टिशियस बिलीफ है ना, तो एक तरह से वो भी फर्टिलिटी को एक तरह से बढ़ा देता है। तो ये भी हमारे पास फैक्टर जो डिटरमाइन करता है फर्टिलिटी को। यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर सकते हैं यार, इकोनॉमिक कंडीशन और डिटरमाइन फर्टिलिटी। ओके, फॉर एग्जांपल हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलता है ऐसे लोग में जिनको, है ना, मतलब एक तरह से जो ऐसा है कि हायर इन्फेंट मोर्टेलिटी की मतलब पुअर सोसाइटीज़ के अंदर जिनमें इकोनॉमिकली कंडीशन अच्छी नहीं है यार, है ना, तो जब लोग ज़्यादा मर रहे हैं तो वहाँ पर फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होता है टू कंपनसेट व्हाट, जो लॉस हो रहा है। सो ना इन सम ट्राइबल पॉपुलेशन infant mortality rate is high है ना, बिकॉज ऑफ पोवर्टी और बिकॉज ऑफ, है ना, एक तरह से लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, सो leading to what leads to high fertility to compensate the loss of two working hand। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि विथ लाइफस्टाइल चेंजिंग लाइक स्मोकिंग या फिर स्ट्रेसफुल लाइफ, इट बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट टू एक्सटेंसिवली स्टडी दिस टू कॉन्सेप्ट, जो यहाँ पे मतलब कॉन्सेप्ट मतलब फर्टिलिटी इनफिकलिटी का। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं बाय मेंशनिंग दैट विथ लाइफस्टाइल चेंजेस लाइक स्मोकिंग एंड stressful life, it has become more important to exhaustively study the concept of फर्टिलिटी। तो इस प्रकार से हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं भाई। सो ये हमने देखा किसकी बात की भाई, पार्ट 1 में बात की सेक्शन बी की, हमने 5 शॉर्ट नोट देखे और 3 हमारे पास थोड़े से क्वेश्चन देखे लॉन्ग थोड़े से, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 की, जो कि हमारे सेक्शन 2022 को 21 को कवर कर लेगा, सेक्शन बी को, पेपर 2 ऑफ सेक्शन बी, ठीक है।